नमस्कार। जैसा कि पिछली बार हमने वाक्य प्रकरण को प्रारंभ किया था और वाक्य प्रकरण में हमने जाना था कि वाक्य को दो आधार पर विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। प्रथम रचना या संरचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो पिछली बार हमने रचना या संरचना के दृष्टिकोण से, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेदों की रूपरेखा को विस्तृत रूप से जानने और समझने का प्रयास किया था। आज वाक्य के दूसरे भाग अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्यों का निरूपण अर्थात विभाजन को हम जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले याद दिला दें, पिछली बार हम प्रारंभ कर रहे थे वाक्य प्रकरण, और वाक्य प्रकरण में दो भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो आइए आज जानते और समझते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद बताए गए हैं। 8 भेद बताए गए हैं। हम क्रमानुसार एक एक करके विस्तृत रूप से इन 8 भेदों की जानकारी हासिल करेंगे, पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। प्रथमतः जो पहले नंबर पर आता है वो है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य। एकदम स्पष्ट है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी उहापोह के, कहने का तात्पर्य है बिना किसी कंफ्यूजन के इसे समझें। विधिवाचक वाक्य कि रचना के नियमानुसार जो साधारण वाक्य हो वही विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जो सरल और साधारण वाक्य हो, जिसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो, वो विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देखें तो जाड़े की धूप बड़ी प्यारी लगती है। इसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता का बोध नहीं हुआ है, अर्थात किसी प्रकार की नेगेटिविटी इस वाक्य में नहीं दिख रही है, जिसके कारण यह विधिवाचक। ध्यान दें, विधिवाचक कहने का मतलब है वह वाक्य जो पूर्णतः संरचना के आधार पर विधि अर्थात नियमानुसार संबंध हो, बंधा हुआ हो, वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। इसे विधानार्थक अर्थात विधान अर्थ वाला, जो पूरी तरह से नियमबद्ध हो, वह विधानार्थक विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जाड़े की धूप बड़ी प्यारी लगती है। और दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं कि तेनालीराम एक विदूषक थे। कहने का तात्पर्य यह है, समझना, अपनी तरफ से आप समझने का प्रयास करें कि वैसे वाक्य, जिन वाक्यों में बिना किसी प्रकार के आडंबर का निर्माण किया जाए, अर्थात बहुत अधिक कर्म ना हो, है ना, अतिरिक्त क्रियाएं ना हो, वैसे वाक्य, नकारात्मकता का बोध ना हो, न, नहीं, ये सारी चीजें सम्मिलित नहीं हो, वो विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। दूसरा भाग
हम लोग चलते हैं इसके दूसरे भाग में, अर्थात दूसरा जो वाक्य का भेद है अर्थ की दृष्टि से, जो वाक्य का दूसरा भेद है वह है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य वैसे वाक्य जो नकारात्मकता का बोध कराते हों, वैसे वाक्य जिनका अर्थ नकारात्मकता का बोध कराते हों वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। ध्यान देने की बात है, समझने का प्रयास करें कि न और नहीं ये दो ऐसे शब्द हैं जो नकारात्मकता का बोध कराते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं, नकारात्मक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। ध्यान दें, निषेधवाचक वाक्य का अर्थ है कि वैसे वाक्य जिसमें नकारात्मकता का बोध कराया जाए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए चलते हैं तीसरे भेद की ओर। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न बोधक या प्रश्न सूचक शब्द हों और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक विराम चिन्ह लगा हो, वैसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये बड़ी आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न सूचक शब्द क्या है? क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों इत्यादि इत्यादि। तो ये शब्द जिस वाक्य में लगे हुए हों वैसे वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम कहां जा रहा है? जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दें कि प्रश्न सूचक शब्द और प्रश्न सूचक चिन्ह ये दोनों लगे हुए हों वैसे वाक्य हम प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। एक बात मैं बता दूं कि यह कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स अ के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, कक्षा 9वीं कोर्स अ में यह 3 या 4 अंकों का प्रश्न हर वर्ष वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए विशेषकर कक्षा 9वीं के कोर्स अ के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। तो आइए अब चलते हैं वाक्य के चौथे भाग की ओर, जो है विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विस्मयादि अर्थात जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक इत्यादि आश्चर्य का बोध हो वहां विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लिखेंगे वह क्या सुंदर दृश्य है। तो यह एक विस्मयादि बोधक वाक्य है, क्योंकि यहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ एक आश्चर्य का बोध करा रहा है पूरे वाक्य में। एक जो सुंदरता एक शब्द आया है, विशेषण शब्द आया, यह एक आश्चर्यता का बोध करा रहा है, जिसके कारण यहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य यह कहलाएगा। विस्मयता का बोध कहलाने के कारण, विस्मयता का बोध होने के कारण। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके 5वें पड़ाव की ओर, 5वें भाग, 5वें भेद की ओर, जो है आज्ञावाचक वाक्य।
आज्ञावाचक वाक्य। मैं फिर बता दूं कि बड़ा ही आसान तरीका है कि जिस शब्द को हम लिख रहे हैं उसी से पूछें कि उसका अर्थ क्या है। अर्थात आज्ञावाचक, अर्थात जिससे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो। जैसे तुम यहां से जाओ, एक गिलास पानी लाओ, तुम बैठ जाओ, जिससे आज्ञा प्रदान करने का, अंग्रेजी में जिसे ऑर्डर कहते हैं, आज्ञा प्रदान करने का बोध हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ध्यान देंगे, तुम अब जाओ, इसमें एक व्यक्ति है जिसे जाने के लिए कहा जा रहा है, एक आज्ञा निरूपित की जा रही है, आज्ञा प्रदान की जा रही है, जिसके कारण यह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक गिलास पानी लेकर आओ। एक प्रकार की आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, जिसके कारण यह आज्ञावाचक वाक्य में की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आइए चलते हैं इसके छठे भाग की ओर, जो है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य क्या है? फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि शब्द से ही अर्थ की प्रवृत्ति सामने आती है। इच्छावाचक वाक्य कहने का मतलब है जिसमें किसी प्रकार की इच्छा जाहिर की जा रही है। छठा भेद इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिसमें वक्ता द्वारा किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जा रही हो, आशा प्रकट की जा रही हो, कामना प्रकट की जा रही हो, वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहां इच्छा प्रकट की जा रही है, वक्ता द्वारा बताया जा रहा है कि आप जो यात्रा कर रहे हैं वह मंगलमय हो, आपको स्वास्थ्य लाभ मिले, आप स्वस्थ रहें, आप कुशल मंगल रहें। तो एक प्रकार की कामना की जा रही है, एक प्रकार की इच्छा प्रकट की जा रही है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। और इच्छावाचक वाक्य का यही स्वरूप भी होता है। सातवें बिंदु की ओर चलते हैं, सातवें भेद की ओर चलते हैं, संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य। अब यहां नाम से ही स्पष्ट है कि वैसे वाक्य जिनमें संदेह की स्थिति उत्पन्न होगी वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें और बात करें संदेहवाचक वाक्य कि अब तक वह सो गया होगा। अब तक वह सो गया होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से 100% जानकारी नहीं है कि यह क्रिया पूरी तरह से घटित हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। यहाँ एक प्रकार का संदेह बना रहेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए आप वाक्य को देखें, अब तक वह सो गया होगा, वह बाजार चला गया होगा, इंडिया मैच जीत चुकी होगी। तो इस तरह के वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। संदेहवाचक वाक्य में हमेशा संदेहास्पद स्थिति बनी रहती है। अब आइए चलते हैं
अर्थ की दृष्टिकोण से, अर्थ के आधार पर वाक्य के अंतिम भेद की ओर, जो है संकेतवाचक, 8वां संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। आइए, संकेतवाचक वाक्य नाम से स्पष्ट हो रहा है और व्याकरणिक तौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि जहां जिस वाक्य में एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया के साथ हो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि चुनाव हुए तो परिणाम अच्छे होंगे। ध्यान दीजिए, संकेत मिल रहा है कि यदि चुनाव हुए तो परिणाम अच्छे होंगे। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, अर्थात चुनाव हुए, होना एक क्रिया है और दूसरा होंगे दूसरी क्रिया है। तो इस क्रिया का संबंध इसके साथ है, जिसके कारण यह संकेतवाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। धन्यवाद।